A very good evening to all of you. कल हमने सेक्शन 215, 216 और 217 ऑफ सीआरपीसी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जरूर लिया था, बट डिटेल में से नहीं पढ़ा था समय की कमी की वजह से. सो लेट अस जस्ट हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दीज थ्री सेक्शंस वंस अगेन. ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 ऑफ सीआरपीसी, दिस डील्स विद द चार्ज यानी कि आरोप. जब भी किसी अक्यूज्ड के ऊपर इंक्वायरी होती है और उस इंक्वायरी में ये चेक किया जाता है कि इस पर्सन के अगेंस्ट में जो भी रिपोर्ट आई है, जो भी इसके अगेंस्ट में हमारे पास में एविडेंसेस हैं, क्या वो सही हैं या नहीं. इस व्यक्ति के अगेंस्ट में जो भी रिपोर्ट है वो सही है या नहीं. और इंक्वायरी का एंड होता है विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. अब जब ये चार्जेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं वो हमने ऑलरेडी 211 में देखा. 211 ऑफ सेक्शन 211 ऑफ दिस चैप्टर प्रोवाइड यू अबाउट द फॉर्म ऑफ चार्ज, कि चार्ज किस तरह के होने चाहिए, उनको किस तरह से लिखा जाए. अब बात ये आती है कि वाइल फ्रेमिंग द चार्जेस, अगर कोई गलत चार्ज फॉर्म हो जाता है, अगर कोई एरर रह जाता है किसी चार्ज में, या तो कोई चार्ज का ओमिशन होना, या फॉल्ट इन द चार्जेस, चार्ज में एरर रह जाना, या इस तरह का और कोई सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाएगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, सेक्शन 215 बताता है रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ एरर्स इन द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. As let me recall you once again, framing of charges is the last step in the inquiry, and soon after that it begins with the trial process. तो यहाँ पे क्या लिखा है, no error in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge. तो पहली बात तो चार्ज में जो ऑफेंस मेंशन किया गया है वो, या फिर उस ऑफेंस से रिलेटेड अदर जो पर्टिकुलर्स प्रेजेंट किए गए हैं चार्ज में वो. एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और अदर पर्टिकुलर्स. तो या तो जो चार्ज में जो ऑफेंस और उसके पर्टिकुलर्स हैं उनमें अगर कोई एरर रह गया है, या फिर कोई ऑफेंस या फिर उसके बारे में जो पर्टिकुलर्स थे वो ओमिट हो गए, यानी कि लिखने से रह गए हैं. शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice. तो क्या इसमें कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर चार्ज फ्रेम करने में किसी तरह का ऑफेंस को लिखने में या ऑफेंस के पर्टिकुलर्स को लिखने में अगर कोई एरर रह गया है या फिर कुछ ओमिशन हो गया है, तो उसे किसी भी स्टेज पे मटेरियल नहीं कंसीडर किया जाएगा. नो एरर और ओमिशन एंड ओमिशन शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटेरियल. उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाएगा. किस चीज को, चार्ज में किसी भी तरह का कोई एरर है या फिर किसी भी तरह का कोई ओमिशन है, इन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी. शैल not be regarded at any stage of the case as material unless बात आ जाती है. unless किसके लिए लिख रहा है, यानी कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो फिर उसे मटेरियल लिया जाएगा, उसे फिर क्या किया जाएगा, उसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा. unless accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned the failure of justice. ऐसा कोई एरर, ऐसा कोई ओमिशन अगर फेलियर ऑफ जस्टिस में रिजल्ट करता है, the consequence of such error, the consequence of such omission will result in the failure of justice, then that kind of error and omission will be considered to be material, will be considered to be significant, will be considered to be relevant, otherwise not. section 215 इतना ही कहता है. फाइन. यहाँ कुछ इलस्ट्रेशंस भी दे रखे हैं, लेकिन इन इलस्ट्रेशंस को पढ़ने से पहले मैं कोरिलेट करूंगा सेक्शन 215 को सेक्शन 464 से. सेक्शन 464 ऑफ सीआरपीसी भी इसी पर्पस से डील करता है. तो हम 215 को तो पढ़ चुके हैं, अब 215 को डायरेक्टली हम कोरिलेट करेंगे सेक्शन 464 से.
So here we do have section 464 of CRPC, जो किस बारे में डील कर रहा है देखिए, इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज, यानी चार्ज फ्रेम करने में या किसी चार्ज में एब्सेंस रह जाना, किसी ऑफेंस को लिखने में एब्सेंस हो जाना, या फिर कोई चार्ज में एरर रह जाना। तो इन सिचुएशंस का क्या इफेक्ट होगा? फॉर दिस, नो फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर by a court of competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed or the ground of any error, omission or irregularity in the charge, including any misjoinder of charges. आगे का हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये बता देता हूं मैं ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी तरह का चार्जेस फ्रेम करते समय एरर रह गया है, सबसे पहली बात नो चार्ज वाज फ्रेम्ड और एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द चार्ज, इवन इंक्लूडिंग एनी मिसजॉइंडर ऑफ चार्जेस। चार्ज फ्रेम करने में कोई गलती है या चार्ज फ्रेम नहीं किया है, चार्ज फ्रेम करने से रह गया है, कोई चार्ज फ्रेम करने में इरेगुलरिटी है, चार्जेस की का मिस ज्वाइंटर है, गलत ज्वाइन कर दिया गया है चार्ज, ऐसे किसी भी तरह की इरेगुलरिटी होने पे, इस तरह के कोई भी एरर होने पे, ओमिशन होने पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? किस चीज पर? ऑन द सेंटेंस, ऑन द जजमेंट, ऑन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। सो उसके लिए आंसर है नो। एक मिनट, इसको हम थोड़ा डिफरेंटली प्रेजेंट कर देते हैं। नो फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर by a court of competent jurisdiction shall be deemed invalid, mere invalid। तो अगर गलत चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम नहीं होता है, ओमिशन होता है, इरेगुलरिटी होती है, मिसजॉइंट होता है, इन किसी भी ग्राउंड्स पे किसी फाइंडिंग या फिर किसी सेंटेंस या किसी ऑर्डर ऑफ द कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन कोर्ट को इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। The sentence of the court, the order of the court, the finding of the court, if that court was of a competent jurisdiction, shall not be deemed invalid। क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे? shall not be deemed invalid। shall वर्ड यूज किया है, ठीक है। unless, फिर से एक कंस्टेंट डाल दिया, यानी कि ऐसा किया भी जा सकता है कब? unless in the opinion of the court of appeal, court of appeal यानी कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन वाली जो कोर्ट है, कंफर्मेशन और रिवीजन a failure of justice has in fact be occasioned thereby। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस, फाइंडिंग या ऑर्डर को इनवैलिड नहीं किया जाएगा, लेकिन कब तक? जब तक कि जो अपीलेट कोर्ट है या फिर जब रिवीजन की जाती है उसमें ऐसा देखा जाता है कि यहाँ तो फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, चार्जेस को गलत फ्रेम करने की वजह से या चार्जेस को फ्रेम नहीं करने की वजह से, किसी भी तरह की इरेगुलरिटी की वजह से, अगर that irregularity results in the failure of justice, in that situation that sentence, finding and order will be considered to be, will be deemed to be invalid। तब invalid माना जाएगा। फर्दर आगे देखते हैं क्या लिखा है सबसेक्शन 2। if the court of appeal, confirmation और रिवीजन। देखिए अपील तो आप सब समझते ही हैं, जैसे कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन में केस चला है तो उसके बाद में हाई कोर्ट में अपील होगी, तो अपील हम जानते हैं। रिवीजन भी हम जानते हैं, वो भी अपर कोर्ट में रिवीजन हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन हो जाती है। कंफर्मेशन का क्या कोई बता सकता है? कंफर्मेशन क्या चीज रहती है? आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज को, दैट कोर्ट ऑफ सेशन को कितना सेंटेंस देने की पावर है। तो उसके लिए लिखा है अ कोर्ट ऑफ सेशन मे अवॉर्ड एनी सेंटेंस mentioned under the code, that is CPC mentioned, that is IPC provided by the law, यानी कि डेथ सेंटेंस तक दे सकती है कोर्ट ऑफ सेशन, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन को हर तरह के पनिशमेंट देने की पावर है, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस कोर्ट ऑफ सेशन देती है तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना होगा। ये बात लिखी हुई, तो वही बात आ रही कंफर्मेशन की, ठीक है। तो जब कोई कोर्ट जो अपील
अपीलेट कोर्ट है या फिर कंफर्मेशन देने वाली कोर्ट है या रिविजनरी कोर्ट है, is of the opinion that a failure of justice has in fact been occasioned, it may be, तो अगर अपीलेट कोर्ट को, कंफर्मिंग कोर्ट को या फिर रिविजनर कोर्ट को लगता है कि ये जो एरर है, ये जो इरेगुलरिटी है, ये फेलियर ऑफ जस्टिस में रिजल्ट कर रही है, तो फिर वो कोर्ट क्या कर सकती है? इन द केस ऑफ एन ओमिशन टू फ्रेम अ चार्ज, order that a charge be framed and that the trial be recommended from the point immediately after the framing of charge. अगर चार्ज फ्रेम करने में ओमिशन हुआ है तो जो अपीलेट कोर्ट है, रिविजनरी कोर्ट है, कंफर्मिंग कोर्ट है, वो ऑर्डर करेगी कि दोबारा से चार्ज फ्रेम किए जाएं एंड जस्ट आफ्टर दैट का इमीडिएट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद का ट्रायल रिकमेंड किया जाए, यानी कि फिर से ट्रायल किया जाए। और ये तो आप जानते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ही ट्रायल होता है, तो यानी कि रिकमेंसिंग ऑफ ट्रायल की बात और के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। इन द केस ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द चार्ज, चार्ज के में अगर कोई एरर है, कोई इरेगुलरिटी, इन दैट सिचुएशन डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल टू बी had upon a charge framed in whatever manner it thinks fit। यानी कि अगर किसी तरह की एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी होती है तो इस सिचुएशन में न्यू ट्रायल के लिए भी डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं, provided that if the court is of the opinion that the facts of the case are such that, ये important है, no valid charge could be preferred against the accused in respect of the facts proved, it shall quash the conviction। अगर जो अपीलेट कोर्ट थी, जो रिविजनरी कोर्ट थी, जो कंफर्मेशन कोर्ट थी, उसे अगर ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई वैलिड चार्ज ही नहीं बन रहा था, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कन्विक्शन को क्वॉश भी कर सकती है, यानी कि उसे पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। तो सेक्शन 215 के साथ में सेक्शन 464 को आप पढ़ेंगे। बेयर एक्ट अगर आप लेके बैठे हैं तो बेयर एक्ट में 215 के साइड में आप पेंसिल से, मार्कर से, पेन से रेड विद 464 लिख लीजिए और 464 के पास में रेड विद 215 लिख लीजिए। दोनों सेम बात करते हैं, द इफेक्ट ऑफ ओमिशन, एब्सेंस और एरर इन चार्ज। ठीक है, लौटते हैं हम दोबारा से सेक्शन 215 की तरफ। सेक्शन 215 के इलस्ट्रेशंस हम एक बार देखेंगे। सेक्शन 215 का अगर एक जिस्ट में आपको बताऊं तो क्या कहा गया है? अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में किसी तरह का कोई एरर है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसे मटेरियल नहीं माना जाएगा, उसे इररिलेवेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर वही एरर ऐसा कोई है जो कि फेलियर ऑफ जस्टिस में रिजल्ट कर रहा है, इट इज रिजल्टिंग इन फेलियर ऑफ जस्टिस, तब उसे इंपॉर्टेंट और मटेरियल माना जाएगा। इन इलस्ट्रेशन से ये बात और क्लियर हो जाएगी। इसमें मैं डायरेक्टली मूव ऑन कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर डी पर। इलस्ट्रेशन नंबर डी और इलस्ट्रेशन नंबर ई जो आपको क्लियर करेगा कि कौन सी सिचुएशन में एरर इन द चार्ज को मटेरियल कंसीडर किया जाएगा, इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा, और कौन सी सिचुएशन में एरर इन द चार्ज को इमटेरियल कंसीडर किया जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर डी, ए इज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ खुदाबख्श। ए के ऊपर चार्जेस लगे हैं। क्या चार्जेस लगे हैं? कि उसने खुदाबख्श का मर्डर किया 21 जनवरी 1882 को। ठीक है, इन फैक्ट द मर्डर्ड पर्सन's नेम वाज हैदर बख्श। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में जिस पर्सन का मर्डर हुआ उसका नाम है हैदर बख्श, और उसका जो मर्डर है वो 20 जनवरी 1882 को हुआ है। यानी कि चार्जेस में जो डिसीज्ड पर्सन है उसका नेम भी गलत मेंशन कर दिया है, और जो ऑफेंस का डेट है वो भी गलत मेंशन किया है। 20 जनवरी को हैदर बख्श का मर्डर किया गया था, जबकि चार्जेस में क्या लिख दिया गया? चार्जेस में लिख दिया गया है कि 21 जनवरी को खुदा बख्श का मर्डर किया गया है और इस बात के लिए ए को प्रोसिक्यूट किया जाए।
सिचुएशन समझ में आ गई? यानी कि जो डिसीज्ड पर्सन है, जिसकी डेथ हुई है, उसका नेम भी गलत मेंशन किया और डेट भी गलत मेंशन किए। तो आगे पढ़ने से पहले आप अपने माइंड में 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि क्या ये कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है या इमटेरियल इरेगुलरिटी है। क्या ये जो गलती हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे करेक्शन किया जाना जरूरी है? क्या इसका इफेक्ट ट्रायल पे, जजमेंट पे आ सकता है या नहीं आ सकता है? इस बात को अपने माइंड में एक बार आप सोचें और बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन में आगे क्या बोल रहा है? आगे इसने इलस्ट्रेशन में एक बात इंपॉर्टेंट कही है, ए वॉज नेवर चार्ज विथ एनी मर्डर बट वन। यानी कि ए के ऊपर आज तक इस एक मर्डर के अलावा कोई और चार्जेस नहीं लगे हैं, कोई और ट्रायल इसके ऊपर नहीं चला है। सिचुएशन क्या हो गई? एक ही मर्डर का चार्ज चल रहा है, हालांकि वो बात अलग है कि उस चार्ज में पर्सन का नाम गलत लिख दिया गया है और डेट वगैरह गलत लिख दी गई, लेकिन टोटल कुल मिला के एक ही ट्रायल चल रहा है और उस ट्रायल में भी एक ही पर्सन के मर्डर का चार्ज लगा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट आगे लिखी है, जब इंक्वायरी हुई थी तो इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट के सामने प्रॉपर इंक्वायरी हुई थी और उसमें हैदर बख्श का ही नाम बताया गया था। इंक्वायरी में उसी पर्सन का नाम लिया गया था जिसका रियल में मर्डर किया गया है। इंक्वायरी में कोई इरेगुलरिटी नहीं हुई थी। बस चार्ज फ्रेम करते समय, वाइल फ्रेमिंग द चार्ज, मजिस्ट्रेट ने गलती से हैदर बख्श की जगह खुदा बख्श लिख दिया होगा और डेट गलत लिख दी गई है। बाकी इंक्वायरी में कोई गलती नहीं हुई है। इंक्वायरी होने के बाद में जब चार्जेस फ्रेम किए गए तो अक्यूज्ड को पूरा पढ़ के सुनाया गया कि आपके अगेंस्ट में सेक्शन 302 का मर्डर का चार्ज लगाया जा रहा है और एक पर्सन के मर्डर का चार्ज आपके ऊपर लगा है, इसी का ट्रायल चलेगा। तो यानी कि इंक्वायरी में गलती नहीं है, चार्जेस कितने लगने हैं या कौन से ऑफेंस के लगने हैं उसमें कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ नेम की हुई है। एक पर्सन का ही मर्डर का चार्ज लगा है लेकिन पर्सन का नेम गलत लिख दिया गया है। इस सिचुएशन को इमटेरियल कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज चाहे वो मर्डर हैदर बख्श का करे या फिर वो मर्डर खुदा बख्श का करे, चाहे वो मर्डर 20 जनवरी को करे चाहे वो मर्डर 21 जनवरी को करे, टोटल मर्डर तो एक ही हुआ है। तो फाइनली उसका जो कन्विक्शन होगा, उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो तो सेम ही मिलेगा। और क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर एक ही ट्रायल चल रहा है, तो वो अपने फेवर में, अपने सपोर्ट में जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट करेगा, वो जो भी विटनेसेस अपने सपोर्ट में प्रेजेंट करेगा, वो भी उसे पता है कि मुझे क्या प्रेजेंट करने हैं। तो इसलिए इस तरह की इरेगुलरिटी को क्या माना जा रहा है? द कोर्ट में इन्फर फ्रॉम दीज फैक्ट्स that A was not misled and that the error in charge was immaterial। यानी कि ये जो गलती हुई है, ये जो एरर हुआ है, नाम गलत लिख दिया गया है, तारीख भी गलत लिख दी गई है, इसे ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन बात यह है कि टोटल एक ही मर्डर हुआ है और जिस बात का प्रोसिक्यूशन उस पर चल रहा है, अक्यूज्ड को ये बात पता है कि मेरे ऊपर किस बात का ट्रायल चल रहा है, कौन से ऑफेंस के लिए ट्रायल चल रहा है, कौन से सेक्शन में ट्रायल चल रहा है, ये बातें सारी उसको ऑलरेडी अक्यूज को पता है। मेन पर्पस क्या है आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम सेक्शन 215 में फेलियर ऑफ जस्टिस किसे कहते हैं। फेलियर ऑफ जस्टिस उस सिचुएशन को हम कहेंगे जब जो अक्यूज है उसे यही ना पता हो कि मेरे ऊपर चार्जेस क्या लगे, जब जो अक्यूज है उसे यही ना पता हो कि मेरे अगेंस्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस के चार्जेस लगाए गए हैं, मुझे डिफेंड किस बात के लिए करना है। बिकॉज एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, दैट इज एवरी पर्सन ट्रीटेड टू बी एन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक कि उसके ऊपर कन्विक्शन प्रूव नहीं हो जाता तब तक तो वो इनोसेंट ही ट्रीट किया जाना चाहिए ना। और जब वो इनोसेंट ट्रीट किया जाना चाहिए यानी कि उसको पूरा पूरा अधिकार है वो अपनी तरफ से प्रेजेंट कर सके अपने सपोर्ट के एविडेंसेस, अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। लेकिन वो अपने आप को बेगुनाह कब साबित कर सकेगा? जब उसे ये पता होगा कि उसके अगेंस्ट में चार्जेस क्या हैं। और यहाँ पे उसे पता था कि मेरे अगेंस्ट में सिर्फ एक मर्डर का चार्ज है, तो वो अपने अगेंस्ट में जो भी एविडेंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना चाहता कर सकता है। तो ऐसे एरर को इमटेरियल माना गया है। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर ई देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर ई इससे डिफरेंट कुछ बात करता है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना इसको। ए वॉज चार्ज विद मर्डरिंग हैदर बख्श ऑन 20th जनवरी 1882। ए के ऊपर हैदर बख्श के मर्डर का चार्ज लगाया गया है जो कि उसने 20 जनवरी
1882 को हैदर बख्श का मर्डर किया, इस बात का चार्ज लगा है, ठीक है। एंड खुदा बख्श, और उसके ऊपर चार्ज खुदा बख्श के मर्डर का भी लगा है, यानी टोटल इस बार 2 मर्डर के चार्जेस लगे हैं। और खुदा बख्श का उसने मर्डर जो किया है उसका चार्ज कौन सी डेट का लगा है, 21 जनवरी 1882 का। यानी कि ए के ऊपर हैदर बख्श का के मर्डर का और खुदा बख्श के मर्डर का 2 मर्डर के चार्जेस लगे हैं। When charged for the murder of Haider Baksh, he was tried for the murder of खुदा बख्श। अब ये देखिए ध्यान से, जब उसके ऊपर हैदर बख्श के मर्डर का चार्ज लगा, चार्ज कौन से का लगा है, चार्ज लगा है हैदर बख्श के मर्डर का, और ट्रायल किसका चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है खुदा बख्श के मर्डर का। रियल में उसने दोनों को मर्डर किया है, लेकिन जिस समय एक पर्सन के मर्डर का चार्ज लगा हुआ है और ट्रायल दूसरे पर्सन के मर्डर का चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जब एविडेंस प्रेजेंट कर रहा होगा, वो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो तो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में उसके साथ में इनजस्टिस हो जाएगा। वो अपने आप को बचाने के लिए जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट करेगा, वो तो प्रेजेंट करेगा किस हिसाब से, वो प्रेजेंट करेगा हैदर बख्श के हिसाब से, और जो कन्विक्शन चल रहा है, सॉरी जो ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल खुदा बख्श का चल रहा होगा, तो जज देखेगा हाँ भाई ये तो पूरी तरह से बेकार है। तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है, ऐसा कोई एरर होता है, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा है द विटनेसेस प्रेजेंट इन द डिफेंस, डिफेंस कौन प्रेजेंट करेगा, अक्यूज्ड, द विटनेसेस प्रेजेंट इन द डिफेंस वर विटनेसेस इन द केस ऑफ हैदर बख्श। तो वो कौन से विटनेस प्रेजेंट कर रहा है, जो चार्ज लगा है, चार्ज किसका लगा है, हैदर बख्श का, तो वो तो विटनेस सारे हैदर बख्श के प्रेजेंट कर रहा है, जबकि ट्रायल चल रहा है खुदा बख्श का। तो सिचुएशन क्या हो गई, पूरी तरह से कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई, पूरा तरह से क्योस क्रिएट हो गया। द कोर्ट मे इन्फर फ्रॉम दिस दैट ए वाज मिसलेड एंड दैट द एरर वाज मटेरियल। ऐसी सिचुएशन में इस एरर को मटेरियल माना जाएगा, इंपॉर्टेंट माना जाएगा, और उसका जो चार्जेस हैं उसमें प्रॉपर अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी, उसमें प्रॉपर करेक्शन करने की जरूरत महसूस होगी। उम्मीद करता हूं ये इलस्ट्रेशन आपको समझ में आया होगा, और इससे जो सेक्शन के प्रोविजंस हैं वो भी और ज्यादा क्लियर हो सके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचा है तो इस इलस्ट्रेशन को एक बार दोबारा से रीड करना और क्लियरिटी आपको हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा इलस्ट्रेशन था तो मे भी पॉसिबल इतना क्लियर नहीं हुआ, एक बार दोबारा से रीड करना। फिर भी अगर कोई डाउट अराइज होगा तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब जल्दी से ले लेते हैं कि बात ये आती है कि अगर मटेरियल एरर कोई रहा है तो क्या उस चार्ज में ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है, क्या ऑल्ट्रेशन करना अलाउ है। सेक्शन 216 कहता है बिल्कुल अलाउड है। 215 तो कह रहा था कि क्या इफेक्ट होगा, तो कहा गया अगर मटेरियल एरर है तो इफेक्टिव मानेंगे, अगर इमटेरियल एरर है तो इफेक्टिव नहीं मानेंगे। और क्या वो मटेरियल है या इमटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लेकिन अगर मटेरियल एरर है तो क्या ऑल्ट्रेशन करना अलाउड है, सेक्शन 216 कहता है बिल्कुल अलाउड है। देखिए, एनी कोर्ट मे ऑल्टर, एनी कोर्ट मे ऑल्टर और एड टू एनी चार्ज एट द टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। ये बात इंपॉर्टेंट है कि चार्जेस में ऑल्ट्रेशन, चार्जेस में एडिशन, डिलीशन कब तक किया जा सकता है, एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल। ट्रायल की किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, लेकिन बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट के प्रोनाउंस होने के बाद में फिर आप चार्जेस थोड़ी ना ऑल्टर कर सकेंगे। तो जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले किसी भी स्टेज पर जाके हम यानी जज, मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं चार्जेस में। फर्दर, एवरी सच ऑल्ट्रेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। अगर चार्जेस में किसी भी तरह का कोई ऑल्ट्रेशन हुआ है, कोई एडिशन हुआ है, कोई डिलीशन हुआ है, अक्यूज्ड को साफ साफ पढ़ के सुनाया जाना चाहिए, जिससे अक्यूज्ड को पता चल जाए कि मेरे अगेंस्ट में जो चार्जेस लगे थे उनमें क्या ऑल्ट्रेशन हुआ है। इफ द ऑल्ट्रेशन और एडिशन टू अ चार्ज is such that proceeding immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may in its discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge।
तो अगर ऐसा ऑल्ट्रेशन और एडिशन करने के बाद में आइदर ऑफ द पार्टीज को, ना तो अक्यूज्ड को कोई मटेरियल इफेक्ट आ रहा है, उसके कोई अधिकारों पे भी कोई प्रेजुडिस नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन प्रोसिक्यूटर को भी अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, प्रोसिक्यूटर कौन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्लीड कर रहा है, तो अगर प्रोसिक्यूटर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और अक्यूज जो है उसके साथ भी कोई अन्याय, कोई प्रेजुडिस नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऐसे ऑल्ट्रेशन और ऐसे एडिशन इन द चार्ज के बावजूद भी केस के ट्रायल को प्रोसीड करती रहेगी, ठीक इसी तरह से मानते हुए कि ये चार्ज तो हमने स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे ही लगा दिए थे। लेकिन if the alteration or addition is such that proceeding immediately with the trial is likely in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इस एडिशन और इस ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज की वजह से या तो अक्यूज्ड के साथ में किसी तरह का अन्याय हो रहा है या फिर प्रोसिक्यूटर के साथ में किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है, उसके साथ में प्रेजुडिस हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्शंस दे सकती है किस बात के, फॉर अ न्यू ट्रायल, केस ट्रायल को छोड़ो और नया ट्रायल स्टार्ट करो, और फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ ट्रायल, यानी कोर्ट को ट्रायल को एक पर्टिकुलर समय के लिए फॉर अ टाइम बिंग, फॉर अ पीरियड उसको स्थगित कर दिया जाए, एडजर्न कर दिया जाए, ठीक है, मुलतवी कर दिया जाए। तो ऐसा कोई भी डायरेक्शन कोर्ट दे सकती है अगर उनके अधिकारों पे इफेक्ट पड़ रहा है तो। फर्दर, इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, अब ऐसा कोई उसमें चार्ज में ऐसा कोई ऑल्टरेशन किया गया है, ऐसा कोई ऑफेंस ऐड कर दिया गया है जिसमें प्रीवियस सैंक्शन जरूरी था, ठीक है, प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, the case shall not be proceeded until such sanction is obtained unless sanction has been already for the prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is founded। तो बात यह थी किसके सैंक्शन की बात हो रही है, प्रोसिक्यूशन से। अगर जो ऑल्ट्रेशन या फिर एडिशन ऑफ चार्ज हुआ है इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसी सैंक्शन की जरूरत थी, प्रायर सैंक्शन की, तो ऐसी सिचुएशन में पहले सैंक्शन लिया जाएगा और उसके बाद ही वो ऑल्ट्रेशन किया जाएगा, ये बात कहते हैं। तो क्या कोर्ट चार्जेस में एक बार चार्ज फ्रेम होने के बाद उसमें ऑल्ट्रेशन अलाउड है? द डायरेक्ट आंसर इज, वन वर्ड आंसर इज यस। कैसे अलाउड है उसके लिए 216 को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन फिर भी इतना समय है कि हम सेक्शन 217 को कंप्लीट कर सकें। सेक्शन 217 बहुत ही छोटा सा है और हमें इंपॉर्टेंटली बताता है कि क्या विटनेस को दोबारा से बुलाया जा सकता है आफ्टर द ऑल्टरेशन ऑफ द चार्ज। विटनेस कौन से वाले भाई, जो भी विटनेस अगर प्रोसिक्यूटर चाहे तो दोबारा से विटनेस को एग्जामिन करना चाहेगा, क्योंकि चार्जेस नए फ्रेम हुए हैं, एडिशन हुआ है, ऑल्टरेशन हुआ है चार्जेस में, तो हो सकता है उन चार्जेस की वजह से अगर कोई क्वेश्चंस विटनेस को पूछे जाना हो तो उसके लिए आता है सेक्शन 217, रिकॉल ऑफ विटनेसेस। रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज आर ऑल्टर्ड, अगर ऑल्टरेशन हुआ है, एडिशन हुआ है, ऐसी सिचुएशन में विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है। व्हेनेवर चार्ज इज ऑल्टर्ड और एडेड टू बाय कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होने के बाद ट्रायल कमेंस होता है। अब एक बार ट्रायल कमेंस हो गया और उसके बाद में अगर आपने चार्ज में ऑल्टरेशन किया है, उसके बाद में अगर आपने चार्जेस में एडिशन किया है, तो उस सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं सारे के सारे सेक्शंस, 215, 216, 217 सब उसी से डील कर रहे हैं। सो व्हेनेवर अ चार्ज इज ऑल्टर्ड और एडेड टू बाय द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के कमेंसमेंट होने के बाद में अगर ऐसा ऑल्टरेशन या फिर एडिशन किया जाता है, द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड शैल बी अलाउड, यानी दोनों को ही ये अलाउ किया जाएगा, दोनों ही अपने सपोर्ट में कोई एविडेंस प्रेजेंट करने के पर्पज से विटनेसेस को दोबारा से कॉल कर सकें, टू रिकॉल और समवन एंड एग्जामिन, भाई बुला के सिर्फ उनको शक्ल देखने के लिए थोड़ी ना बुला रहे हैं, सो टू रिकॉल और टू रीसमन एंड एग्जामिन, उनका एग्जामिनेशन भी किया जा सके। विद रेफरेंस टू सच ऑल्टरेशन और एडिशन एनी विटनेस हु मे have been examined unless the court for reasons to be recorded in writing या फिर
एक कंडीशन डाल दी है, unless the court for reasons to be recorded in writing considers that the prosecutor or the accused, as the case may be, desires to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice. तो क्या अलाउ किया जाएगा विटनेसेस को वापस बुलाना? बिल्कुल किया जाएगा। अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन दोनों ही विटनेसेस को रीसमन भी कर सकते हैं और एग्जामिन भी कर सकते हैं। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द ऑल्टरेशन एंड एडिशन टू द चार्जेस। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो विटनेसेस को वापस रिकॉल कर रहे हैं, रीसमन कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्ट किसी तरह का कोई जस्टिस नहीं है, बल्कि इनका ऑब्जेक्ट तो सिर्फ केस को डिले करना है, वेक्सेशन ऑफ केस और डिले ऑफ केस और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी अननेसेसरी केस को डिले करना इनका ऑब्जेक्ट है, बाकी ऐसी जरूरत नहीं है उसको बुलाना की। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट डिनाई भी कर सकता है फॉर द रीसमनिंग ऑफ द विटनेस, लेकिन रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, व्हाइल डिनाइंग सच resummoning and re-examining. Lastly, also to call any further witness whom the court may think to be material. और जो पहले वाले विटनेसेस थे उनके लिए तो क्लॉज ए बात कर रहा था, लेकिन क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी कहता है कि अदर न्यू विटनेसेस को भी अगर बुलाना चाहे कोर्ट, तो कोर्ट के ओपिनियन में अगर अप्रोप्रिएट है तो न्यू विटनेसेस को भी बुलाया जा सकेगा। मैंने आपको सेक्शन 215 which provides about effect of alteration, section 216 which provides about the alteration will be allowed in the charge or not, and 217 which deals about the recall of witnesses, इनको explain किया। और इसी के साथ में हमने सेक्शन 464 को भी साथ में देखा, जो डील करता है रिगार्डिंग द ओमिशंस एंड ऑल्टरेशन इन द चार्ज से। इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। विल मीट ऑन द सेम टाइम by tomorrow for constitution in the morning 6 o'clock.